हेलो स्टूडेंट्स, हम अगले 3 वीडियो में जैव भू रासायनिक चक्र या बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। इस पहले वीडियो में हम जानेंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं और इसके अलावा जो कार्बन साइकिल है या कार्बन चक्र है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जितने भी जीव हैं उनमें कई प्रकार के रासायनिक तत्वों की आवश्यकता सिंथेसिस और जो मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं उनके लिए होती है। जीवों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यानी जितने भी जीव हैं उन सब में जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलते हैं, क्योंकि शरीर में जो मुख्य अवयव हैं वो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, ये हैं। तो जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट हैं वो केवल किसके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी पाई जाती है। इसके बाद जो जीव हैं उनमें न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में के अलावा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। इसके अलावा जो सल्फ़र है, गंधक, वो भी कई प्रकार के एमिनो अम्लों में पाया जाता है। ये जो विभिन्न खनिज तत्व हैं ये भूमि से बार बार पौधों में प्रवेश करते हैं, या यह कहो कि ये खनिज तत्व भूमि से बार बार पौधों द्वारा अवशोषित होकर जीवों में होते हुए निरंतर सक्रिय रूप में भ्रमण करते रहते हैं। ये सभी तत्व अलग अलग मात्रा में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल में पाए जाते हैं। तो इस तरह ये जो रासायनिक तत्व हैं या केमिकल एलिमेंट्स हैं, जीव अपनी आवश्यकता अनुसार इन एलिमेंट्स का अवशोषण कर एक चक्र के रूप में पुनः लौटाता है, ठीक है। अतः हम यदि जैव रासायनिक चक्र की परिभाषा जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो ये खनिज पदार्थ हैं, इन खनिज तत्वों के पृथ्वी एवं जीवों के माध्यम से जो निरंतर सक्रिय भ्रमण होता है उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव तत्वों के जो ये जैव भू रासायनिक चक्र हैं इनको हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। पहला होता है जलीय चक्र। पहला होता है जलीय चक्र या जिसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें क्या है, जल का जो परिसंचरण है उसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं वो गैसीय चक्र हैं। इनमें जो विभिन्न प्रकार की गैस हैं वो, या फिर गैस, जो गैसों के रूप में जो एलिमेंट होते हैं उनका जो परिसंचरण गैस के रूप में होता है उसको हम गैसीय चक्र या गैसीय साइकिल्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह की जो गैसें हैं उनका जो सक्रिय रूप से चक्रण होता रहता है जीवों में और वातावरण के बीच में, उसको हम गैसीय चक्र कहते हैं। तो जो भू जैव रासायनिक चक्र हैं उनमें पहला प्रकार जलीय चक्र है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जिसमें H2O का या जल का सक्रिय चक्रण जीव और वातावरण के बीच में होता रहता है। दूसरा गैसीय चक्र हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जो गैस हैं उनका चक्रण होता रहता है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है। इस तरह की ये जो गैस हैं उनका चक्रण होता है, उसको गैसीय चक्र कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं उनको हम अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल्स कहते हैं। इनमें वो तत्व आते हैं जो गैसों के रूप में उपस्थित नहीं होते, उनका परिसंचरण होता है परंतु वो कैसा, गैस के रूप में नहीं होता। जैसे आपके जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जैसे कैल्शियम है, सल्फ़र है,
फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है आदि। तो इस तरह के जो ये तत्व हैं जिनका अगैसीय रूप में संचरण होता है प्रकृति में, उनको हम सेडिमेंट्री साइकिल या अवसादी चक्र कहते हैं। जो बीएससी से थर्ड ईयर का सिलेबस है इकोलॉजी में, उसमें हमको 4 चक्र पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला चक्र इसमें कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, दूसरा नाइट्रोजन साइकिल है, तीसरा सल्फर है और चौथा फॉस्फोरस साइकिल है। हम इन 4 चक्र के बारे में ही इन आने वाले 3 वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो ये जैव भू रासायनिक चक्र हैं, ये वातावरण में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका सक्रिय रूप से चक्रण जीव और वातावरण के बीच में होता रहता है, होमोस्टेसिस बनाए रखते हैं। तो साइक्लिंग इन ये एलिमेंट हैं, इनकी जो साइक्लिंग है वो होमियोस्टेसिस या साम्यावस्था को एनवायरनमेंट में मेंटेन रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, या फिर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल कह देते हैं या कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल भी कहते हैं। तो जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ही जीवों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत है। जैसा कि आप जानते हो, जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% होती है। ठीक है, कितनी होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03% होती है। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ही जीवों के लिए कार्बन का एक प्रमुख स्रोत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें जो हरे पादप या जो प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु होते हैं, वो इस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो चक्र है उसमें प्रवेश कराते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, वही अन्य जीवों में फिर ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। वायुमंडल में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जीवों के लिए जल के साथ दूसरी जो प्रमुख गैस है ऑक्सीजन का स्रोत भी है। तो कार्बन समस्त प्रकार के जो कार्बन पदार्थ हैं उनमें एक प्रमुख तत्व के रूप में पाया जाता है। जीव जगत में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका निर्माण करते हैं। प्राणियों में कार्बन पादपों द्वारा प्रवेश करता है। कार्बन और ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवेश करती है, जीव द्रव में मृत्यु होने तक रहती है। मृत्यु के पश्चात क्या होगा? जो जीवाणु और कवक या अन्य जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं, वो अपघटन के द्वारा कार्बन को पुनः वायुमंडल में लौटाता है। यानी आपके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जीवों में प्रवेश करती है। ठीक है, जैसे पादपों में प्रवेश किया सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा? उन पादपों को दूसरे जीव खाएंगे जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर या शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो, ये प्लांट है, इसने जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित किया और इस कार्बोहाइड्रेट को जो शाकाहारी जीव है वो खाते हैं। और इन जीवों को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स या शाकाहारी हैं, इनको दूसरे जो मांसाहारी जीव हैं वो खाते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण से प्लांट्स में गई, प्लांट से जो शाकाहारी जीव हैं उनमें गई, उनसे फिर मांसाहारी जीव हैं, उत्तरोत्तर उनमें जाएगी। इस तरह से जब तक ये जीव जिंदा हैं तब तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनके जीव द्रव में बनी रहेगी कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, या और दूसरे भी जितने भी बायोकेमिकल्स हैं। ठीक है, और जब जीवों की मृत्यु हो जाएगी तो जो डिकम्पोजर्स हैं उनके द्वारा ये जो कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी? वायुमंडल में पुनः लौटा दी जाएगी। तो कुछ मात्रा में पौधे और जंतु अपनी जो श्वसन क्रिया है उसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में लौटाते हैं। तो जो
सेलुलर रेस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के द्वारा या सांस के द्वारा बाहर वायुमंडल में वापस छोड़ी जाती है। इसी प्रकार जो संचित कोयला, पेट्रोल, डीजल हैं या फिर ये कारखाने हैं, उनसे जो निकलने वाला धुआं है उसके अंदर भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। और जैसे कई बार जो वॉल्केनाइक इरप्शन होते हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो वायुमंडल के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सबसे बड़ा या कार्बन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है, समुद्र है। वायुमंडल से भी 50 गुना ज़्यादा जो कार्बन है वो कार्बोनेट के रूप में समुद्र में पाया जाता है। वर्षा के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो जल में घुलकर समुद्रों में पहुंचती है, जहां पर ये कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और इससे फिर क्या होता है, कार्बोनेट बनता है और कार्बोनेट का अपक्षेपण समुद्र की तल में होता रहता है। और यही कार्बोनेट जो होते हैं ये चूने के पत्थर का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा ही समय समय पर अपरदन और जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में मुक्त की जाती है। तो इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका ये पूरा चक्र पूरा होता है। यदि शुरू करें कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, उसको सबसे पहले हरे पादप या प्रकाश संश्लेषणी जो जीवाणु हैं वो लेंगे। इन हरे पादपों को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स या शाकाहारी जीव हैं वो उपभोग करेंगे। उसके बाद इनके ऊपर जितने भी मांसाहारी द्वितीयक या तृतीयक मांसाहारी हैं वो इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के तौर पे ये भोजन प्राप्त करेंगे। और ये जितने भी जीव हैं, चाहे पादप हैं या फिर एनिमल्स हैं, ये इनमें जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है या श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में पुनः लिबरेट किया जाता है। तो इस तरह से एक साइकिल तो ये हो गया। इसके अलावा ये जितने भी जीव हैं इनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना, बैक्टीरिया या फंगस, वो क्या करेंगे, वो भी इस कार्बन को वायुमंडल में मुक्त करेंगे। तो इस तरह से ये कार्बन का चक्र पूरा होता है। तो हमने इस वीडियो में क्या जाना, इस वीडियो में हमने जाना कि जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। तो खनिज तत्व हैं, उनका पृथ्वी और जीव के माध्यम से जो सक्रिय भ्रमण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र, जिसमें हम क्या करते हैं, जल के परिसंचरण का अध्ययन करते हैं। दूसरा गैसीय चक्र होते हैं। गैसीय चक्र में जितनी भी गैस हैं, गैस के रूप में सक्रिय चक्रित होती हैं, उनको हम गैसीय चक्र कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो इनका कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल या हाइड्रोजन साइकिल है, इनका हम गैसीय रूप में अध्ययन करते हैं। और तीसरे प्रकार के जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं उनको हम सेडिमेंट्री साइकिल या अपसादी चक्र कहते हैं। तो जो तत्व गैस के रूप में नहीं होते उनका जो परिसंचरण होता है उसको हम अपसादी चक्र कहते हैं। इसमें हम मुख्यतः कैल्शियम का जो चक्र है, फॉस्फोरस का है, सल्फर का है या मैग्नीशियम का चक्र है उसको रखते हैं। तो चक्र 3 प्रकार के हुए, गैसीय, हाइड्रोलॉजिकल और अपसादी चक्र। तो हम अगले वीडियो में गैसीय चक्र भी देखेंगे और अपसादी चक्र भी देखेंगे। गैसीय चक्र के रूप में हम क्या देख रहे हैं इस वीडियो में, जैसे हमने देखा कार्बन का चक्र क्या है, गैसीय चक्र है। फिर अगले वीडियो में हम नाइट्रोजन का चक्र देखेंगे, वो भी एक गैसीय चक्र का उदाहरण है। तीसरा जो वीडियो होगा उसमें हम अपसादी चक्र के उदाहरण सल्फर चक्र या सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल को देखेंगे। तो अगले वीडियो देखते रहना। थैंक यू।